हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रखर साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ सेल्फ स्टडी अड्डा पर। तो आज से हम अपना यूनिट 9 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा यूनिट 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। और ये आपका 25 जुलाई के मीन्स 23 जुलाई के तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा MPGK चल रहा है, जिसमें हमारी जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, जिसके वीडियो लेक्चर्स मीन्स डेमो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको वो डेमो पसंद आते हैं तो आप ये कोर्स सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाकर परचेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे में डिस्काउंट चल रहा है जो कि सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए है। तो आप जितने जल्दी ये कोर्स लेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो यूनिट 10 आएगा, तो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये हमारे 30 नवंबर तक सारा आपका प्री कंप्लीट हो जाएगा। और जिसमें आप देखेंगे कि ये आपके भूगोल, इतिहास, आपका पॉलिटी और अर्थव्यवस्था ये आपके जो कंप्लीट होंगे, ये आपके मेंस का पोर्शन भी इससे कंप्लीट होगा। फिर आपके नवंबर के बाद हमारे पेपर वाइज आपके मेंस के पेपर वाइज कोर्स आएंगे, जो कि इस ऐसे ही सिंपल फॉर्मेट में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे। आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 वो आपके पूरे अलग अलग रहेंगे, जिससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। ये हमारा कोर्स आपको परचेस करने के इंस्ट्रक्शन है कि कैसे परचेस करना है। और अभी हमारी एप्लीकेशन मींस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप हो रही है। तब तक के लिए आप सिंपली गूगल क्रोम पर जो ऊपर आपको 3 डॉट देखते हैं उस पर क्लिक करके ऐड टू होम पेज कर लीजिएगा, जिसके ज़रिए आपके होम पेज पर एक आइकॉन आ जाए। तो उस आइकॉन को क्लिक करते ही आप जल्दी से जल्दी हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं यूनिट 9। तो ये हमारा MPPSC का सिलेबस है, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई-गवर्नेंस, आपका ई-कॉमर्स, पूरा इंटरनेट सेवाएं, सोशल मीडिया साइट या सोशल नेटवर्किंग साइट, और फिर आपका ई-कॉमर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कि आज एक्चुअली में ये होता क्या है, इससे जुड़ी हमारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका हम परिचय देखेंगे, फिर डेली लाइफ में इसके उपयोग देखेंगे, फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। आपको यहाँ दिख रहा है ICT। जो ICT है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है। I से आपका इंफॉर्मेशन, C से कम्युनिकेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो इसको हम ICT बोलते हैं। भारत में इससे संबंधित कुछ संस्थाएं हम देखेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए आपको ज़रूरी जो होते हैं, आपको रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न, आपका टेलीफोन, मोबाइल और कुछ अन्य जानकारियां हम इस पूरे टॉपिक में कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके 2 पार्ट्स में आएगा। आपका रेडियो तक जो आएगा, आज के लेक्चर में हम रेडियो तक कवर करेंगे, और कंप्यूटर से जो आएगा वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें आपके कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के प्रकार आ जाएंगे। फिर कंप्यूटर की संरचना, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, CPU सारी चीज़ें आएंगी। तो ये हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूचना, कि हमारी जो सूचना है या इन्फॉर्मेशन है वो क्या होता है। ज्ञान जो हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है वो सूचना कहलाता है। संचार यह सूचना के प्रसारण को संदर्भित करता है। मीन्स हमारे जो सूचना है उसको प्रसारण करने के लिए संचार माध्यमों का यूज़ करते हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर प्रौद्योगिकी मीन्स हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है कि मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका वैज्ञानिक ज्ञान और उपलब्धियाँ, वो आपकी टेक्नोलॉजी कहलाती है। कि हम देखते हैं हमारी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी मीन्स साइबर टेक्नोलॉजी है। तो ये पूरा जो ज्ञान, नॉलेज और अचीवमेंट्स हैं, ये हमारा प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। आपको ये टर्म्स याद करना है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को प्रौद्योगिकी, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि आपको देखिए हिंदी मीडियम वालों को सिंपली इंग्लिश के टर्म्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल आपके इंग्लिश के वर्ड होते हैं। और इंग्लिश मीडियम को हिंदी वाले टर्म्स इसलिए याद करने होंगे क्योंकि आप
गवर्नमेंट जॉब में जब जाएंगे तो आपको यही शब्द वहाँ पर प्रयोग होते हुए देखेंगे मिलेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे पूरे हिंदी में रहेंगे, तो आपको हिंदी भी आपको देखते चलिएगा। चलिए बात करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त रूप में आईसीटी कहा जाता है। आई से आपका इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। आईसीटी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना का प्रसारण, पारेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन एवं आदान प्रदान के काम आते। मीन्स आपके सूचना का जो आदान प्रदान किया जाता है उसके लिए आपके आईसीटी प्रयोग में आता है। आईसीटी की एक व्यापक परिभाषा के तहत आपका रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट, आपकी इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा इस प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो सेवाएं हैं या उपकरण हैं उनमें हम देखते हैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। फिर हम देखते हैं ईमेल वगैरह, फिर चैटिंग देखते हैं, फिर मैसेजिंग देखते हैं। ये आपका ब्लॉग है, आपकी ब्लॉगिंग रहती है कि सिंपली आप अगर गूगल पे कोई सर्च करते हैं तो आपको उस चीज़, आपने किसी चीज़ के जानने के लिए सर्च किया तो आपको एक सिंपली आर्टिकल्स टाइप दिखते हैं, तो वो आपके ब्लॉग्स कहलाते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए और इंटरनेट पे जो सेवाएं आती हैं वो सारी आपकी आईसीटी के अंतर्गत रहती हैं। देखते हैं दैनिक जीवन में आईसीटी के उपयोग। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं आईसीटी के उपयोग हो रहा है। आप देखते हैं यूट्यूब पर आप कोई एजुकेशन वीडियो देख रहे हैं तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में होगा। आप अगर कोई मनोरंजन का वीडियो देख रहे हैं तो आपका मनोरंजन के क्षेत्र में रहेगा। फिर ऐसे ही आप देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र में आपके आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के माध्यम से आपकी बैंकिंग का उपयोग हो रहा है। उद्योग भी आजकल सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन कर रहे हैं कि आपके होम डिलीवरी कर रहे हैं। आपकी जो अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए वेबसाइट हैं, ये आपकी ऑनलाइन आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, ये टर्म याद रखना है आपका। इंजीनियरिंग को आप अभियांत्रिकी बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट दोनों चीज़ें याद रखिए। तो विज्ञान और अभियांत्रिकी में हम आईसीटी का प्रयोग देखते हैं। व्यापार वाणिज्य में हम आईसीटी का प्रयोग देखते हैं कि आजकल जो आपका व्यापार चल रहा है ऑनलाइन, पूरा शिफ्टिंग चल रही है कि आज आपके घर बैठे सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाती हैं। फिर गवर्नमेंट भी अपनी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रही है कि अभी हम देख रहे हैं हमारी वैक्सीन चल रही तो उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन चल रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन जैसे होता था ऑफलाइन होता था, एक पेज दे दिया जाता था, आप उस पर फिल करिए और फिर इन डाटा को स्टोर किया जाता था। तो ये काफ़ी हेडेक वाला काम रहता था। कंप्यूटर्स वगैरह आने से ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। फिर हम चिकित्सा की फील्ड में देख रहे हैं कि चिकित्सा में जो आपकी मशीनें रहती हैं, जो कंप्यूटर जो मशीनें रहती हैं वो आपकी कहीं ना कहीं कंप्यूटर के जरिए चलाई जाती हैं, तो वो चिकित्सा माध्यम में देखते हैं। फिर मनोरंजन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है तो मोबाइल के जरिए आप मनोरंजन की सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो भी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं और सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में आपका स्वास्थ्य मुद्दे होते हैं कि इन चीज़ों की आदत लग जाती है कि आईसीटी में आपका गेमिंग भी आता है, तो आपका जो गेम्स आते हैं ये भी इसी में आता है और गेम्स की जैसे आदत लग जाती है। या फिर आप इसमें जो आपका टाइम वेस्ट होता है, आप में टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। या फिर आपका मान लीजिए इसमें आपको इंस्टाग्राम की आदत लग गई और इंस्टाग्राम आप जब रील कर रहे हैं तो रात में आपको नींद नहीं आती। इसी के कारण क्या होता है, मोबाइल में जो ब्लू लाइट आपको रिफ्लेक्ट करती है तो आपकी आँखों पे पड़ती है, उसकी वजह से आपको ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी हमारे सोने का टाइम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो आपके स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। फिर कार्यान्वयन में इसमें खर्च होता है। मीन्स अगर आप इंडस्ट्री में इसका उपयोग कर रहे हैं, मीन्स या फिर चिकित्सा में या फिर शिक्षा में किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इसमें खर्चा बहुत होता है, इसके इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें नौकरी का नुकसान होता है कि जैसे आपने इक्विपमेंट एक बार लगा लिए
अब जो इक्विपमेंट है मीन्स आपका जो एक कंप्यूटर है सिंपली, वो एक कंप्यूटर काफ़ी 5-6 लोगों का काम अकेले कर लेता है। आपकी जो इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं, तो आपकी जो मशीनें रहती हैं वो आपका प्रोडक्शन से लेके पूरी मैन्युफैक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वर्क एक मशीन आपकी कर देती है। तो जो मजदूर हैं उनको रोज़गार की समस्या होती है, आपके शिक्षित जो हैं उनको भी रोज़गार की समस्या होती है, क्योंकि कंप्यूटर उनका काफ़ी काम कर देता है। फिर आपके इसमें साइबर अपराध बढ़ जाते हैं कि आपकी ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन है, जिसकी वजह से आपका जो डाटा है कोई भी अगर चाहे तो आपकी परमिशन के बिना उसको इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपके अपराध के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर आपकी गोपनीयता, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपके फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, और आपका जो भी डाटा है वेबसाइट पर आपका वहाँ पर रहता है, तो आपकी गोपनीयता जो रहती है वो कहीं ना कहीं कम होती है, आपकी प्राइवेसी पर फर्क पड़ता है। लेकिन अब देखिए कि हर चीज़ की नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें रहती हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव भी है कि आपको इसमें तेज गति से आपके कार्य हो जाते हैं, आपको घर बैठे बैठे आपके सारे काम हो रहे हैं। मीन्स आपका बिजली का बिल, आपके घर के बिल भर रहे हैं, आप शॉपिंग आपको बाहर करने नहीं जानी पड़ती, आपकी शॉपिंग हो रही है, आपको स्टडी के लिए भी बाहर नहीं जाना, आप घर बैठे अपनी पूरी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम MPPSC की पूरी स्टडी करा रहे हैं ऑनलाइन, तो आप घर बैठे MPPSC की पूरी स्टडी कर सकते हैं। आपको इंदौर वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाखों रुपए वहाँ पे खर्च करेंगे कोचिंग सेंटर्स में, और फिर वहाँ रहने और खाने का अलग, और फिर आपके घर से दूर रहेंगे तो वो समस्याएं अलग रहती। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाती हैं। तो आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, फिर आप देखेंगे अगर एजुकेशन के अलावा आपका चिकित्सा के क्षेत्र में और सारी चीज़ों में आपको ऑनलाइन आपको फैसिलिटी मिलती है। फिर ये चीज़ें जो रहती हैं भरोसेमंद रहती हैं कि आप जैसे देखते हैं, आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेस करते हैं तो उसकी गारंटी रहती है, आप कुछ लिमिटेड टाइम में उसको वापस भी कर सकते हैं और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो ये भरोसेमंद रहती हैं। फिर इसकी कम लागत वाला संचार होता है। मीन्स अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो जस्ट सिंपली व्हाट्सएप मैसेज से या फिर सिंपली मैसेज से आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, तो आपके में अगर आपको मोबाइल में अगर आप नेट डाटा बैलेंस या फिर जो रिचार्ज होता है आप रिचार्ज नहीं कराए, फिर भी आप अगर इंटरनेट से किसी वाईफाई से जुड़े हैं तो किसी से भी व्हाट्सएप मैसेज या ऑनलाइन कॉलिंग से उससे बात कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कंप्यूटर के आने से आपका बेहतर डाटा स्टोरेज हो गया। तो पहले क्या हुआ करता था, आपका जो डाटा है जो रजिस्टर रहते थे, कॉपी वगैरह रहती थी, उसमें स्टोर किया जाता था, जो कि आपके हार्ड कॉपीज़ में फिर अलमीरा वगैरह में स्टोर किए जाते थे ऐसे। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोरेज मीन्स आपका खर्चा आता था। लेकिन कंप्यूटर के आने से इसका स्टोरेज आसान हो गया और फाइल मैनेजमेंट आपकी काफ़ी आसान हो गई कि आपको अगर अभी कोई फ़ाइल ढूंढनी है तो कुछ ही टाइम में वो फाइल आपके सामने होती है। फिर आपका यहाँ पर सीमाहीन दुनिया है। मीन्स आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के बैठे व्यक्ति से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे अपना जो भी फील्ड है उस फील्ड से जुड़ी आप बातें कर सकते हैं। अब देखते हैं भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान देखते हैं। तो हम कुछ इंस्टीट्यूट देखते हैं इंडिया के। तो सबसे पहले देखते हैं प्रगत संगणक विकास केंद्र। तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। और इसकी जो उद्देश्य है वो आपका उच्च निष्पादन कंप्यूटर का है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके विकास के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था कि आपका जो जो सुपर कंप्यूटर है या फिर टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के लिए इसे बनाया गया था। फिर बात करते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। तो भारत में दूरसंचार के निर्धारण के लिए, मैनेजमेंट के लिए या फिर इसकी नीतियाँ बनाने के लिए या फिर ऐसी परिस्थितियाँ बनाने के लिए कि दूरसंचार अच्छे से हो सके, इस कंपनी का निर्माण किया गया 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके नई दिल्ली में है और यह संचार मंत्रालय द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में आता है। इस मंत्रालय के इसका जो उद्देश्य है भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक करना, मीन्स इसका रेगुलेशन करना।
रेगुलेशन मीन्स होता है इसमें नीतियाँ बनाना इसके लिए कि कैसे ये चीज़ें चलेंगी, कि दूरसंचार में आप देख सकते हैं इसका कोई फ़ायदा भी उठा के किसी को हानि पहुंचा सकता है। तो नीतियाँ बनाई गई जो इससे किसी को नुकसान ना हो और सरकार इसके पूरे कंट्रोल किए रहे। फिर इसका जो वैधानिक निकाय है आपका, ये एक वैधानिक निकाय है जो कि आपका भारतीय दूरसंचार नियामक अधिनियम 1997 से चलेगा। ओके, मैं एक चीज़ यहाँ समझा देता हूँ कि वैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो हम अपने यूनिट 10 आपने जब देखेंगे तो हमारे होते हैं संवैधानिक निकाय, और फिर होते हैं गैर संवैधानिक निकाय, या फिर आप उनको वैधानिक निकाय बोल सकते हैं। तो संवैधानिक निकाय मीन्स आपका जो संविधान में जिनका वर्णन है और किसी अनुच्छेद के जरिए बनाए गए हैं, तो वो आपके संवैधानिक निकाय होते हैं। फिर आपके होते हैं गैर संवैधानिक, या फिर उनको आप बोल सकते हैं सांवैधिक, या फिर आप बोल सकते हैं उनको वैधानिक। राइटिंग पे माइंड मत कीजिए, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती, तो ये आप उसको वैधानिक भी बोल सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें एक ही चीज़ हैं, गैर संवैधानिक, सांवैधिक और वैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब सिंपली है जिनका उल्लेख आपके संविधान में नहीं है, या फिर जिनका निर्माण, जिन भी संस्थाएं हैं उनका निर्माण आपके संविधान के अनुच्छेद के द्वारा नहीं किया गया। इनका निर्माण आपका किसी न किसी विधि द्वारा किया जाता है। मीन्स आपके जो सदन होता है, सदन में आपके बिल पास किए जाते हैं और फिर अधिनियम बनाए जाते हैं, तो अधिनियम के जरिए इनका निर्माण होता है, तो इनको हम कहते हैं गैर संवैधानिक। तो याद रखना है आपका ये भारतीय दूरसंचार एक वैधानिक निकाय है। फिर बात करते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम BSNL बोलते हैं। आजकल जो इसका नाम है वो आपका टाटा कम्युनिकेशंस के नाम से आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। भारत सरकार ने 2008 को इसको टाटा इंडस्ट्री को बेच दिया था। इसकी जो स्थापना है वो आपके पूरे महाराष्ट्र में हुई थी 1988 में, और इसका जो कार्य था वो आपका भारत में जो दूरसंचार कम्युनिकेशन होता है उसके कार्यान्वयन के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो आपकी नेटवर्किंग की, क्लाउड की, सिक्योरिटी की, आपके दूरसंचार की और आपके इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं इस कंपनी के द्वारा। फिर देखते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो महानगरों में टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं प्रदान करने के लिए 1988 में इस कंपनी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह कंपनी आपकी भारत, नेपाल और मॉरिशस में कार्यरत है कि इन देशों में भी ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। यह BSNL भारत सरकार की टेलीकम्युनिकेशन सेवा प्रदाता कंपनी है। तो हमारी जो भारत सेवा आपकी BSNL है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, उसके अंतर्गत ये एक कंपनी आती है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। फिर हम देखते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड। तो भारत में टेलीकम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं या उपकरण होते हैं उनके निर्माण के लिए इसकी स्थापना की गई 1948 में, जिसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में कर्नाटक में है। तो ये सिंपली आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण होते हैं उनका निर्माण करती है। फिर देखते हैं हम भारत संचार निगम लिमिटेड, ये आपका IMP है, जिसको हम BSNL बोलते हैं। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपने देखा BSNL जो हमारी है आपको इंटरनेट के अलावा आपकी दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है, कि आपके कॉलिंग के लिए, आपकी मैसेजिंग के लिए सेवाएं प्रदान करती है, और ये एक सरकारी कंपनी है, याद रखिएगा। और आजकल ये जब इसने अपनी नेटवर्क मीन्स इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करना चालू किया, वो आपका इसने डाटा वन के नाम से इसने अपनी ये सेवा लॉन्च की। तो हम देखते हैं BSNL ब्रॉडबैंड की जो अपनी सेवा है, इन्होंने 14 जनवरी 2050 को डाटा वन के रूप में लॉन्च की थी। तो इसने इंटरनेट की सेवाएं डाटा वन के रूप में लॉन्च की। BSNL मोबाइल
तो आपने BSNL कंपनी जो मोबाइल निकाले वो आपके सेल 1 के नाम से निकाले थे, और जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो डाटा 1 के नाम से निकाली। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं हम प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपकी प्रसार भारती की स्थापना 1997 में दिल्ली में की गई थी। तो इसकी स्थापना आपके जो भी रेडियो चैनल हैं उनके नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। और इसके अंतर्गत आपका ऑल इंडिया रेडियो आता है और दूरदर्शन आता है। तो ये दो कंपनियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऑल इंडिया की स्थापना आपको 1950 में हुई थी और दूरदर्शन की स्टार्ट आपका 1959 में किया गया था। और बाद में जब ये कंपनी बनी, मीन्स आपका ये ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपका प्रसार भारती बनाया गया, तो इसके अंतर्गत ये दो एजेंसियां रखी गई जिसका नियंत्रण इस प्रसार भारती द्वारा होता है। फिर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न इन इंडिया, मीन्स आपका DTH। ये आपको याद रखना है, DTH का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न, मीन्स आपके घर पर डायरेक्ट टेलीविज़न की सेवाएं प्रदान करना। सीधा प्रसारण वाले उपग्रह से प्रेषित संकेतों के माध्यम से उपग्रह टेलीविज़न प्राप्त किया जाता है, मीन्स उपग्रह के जरिए। ये थोड़ी कठिन भाषा में है, सिंपल में आपका उपग्रह के या फिर सैटेलाइट के सिग्नलों के जरिए आपकी टेलीविज़न की सेवाएं प्रदान कराना इसका काम रहता है। भारत सरकार ने नवंबर 2000 में उपग्रह टेलीविज़न संकेतों के वितरण की अनुमति दी। तो 2000 में हमें इस क्षेत्र की अनुमति मिली थी कि आप सैटेलाइट के जरिए भी टेलीविज़न का प्रसारण कर सकते हैं। देश में पहली DTH सेवा अक्टूबर 2003 को डिश टीवी द्वारा प्रदान की गई थी, मीन्स स्टार्ट की गई थी। फिर हम देखते हैं DD फ्री डिश भारत, जो आपकी डिश है DD फ्री डिश भारत की पहली मुफ्त DTH सेवा है। तो आपकी DTH सेवा है जो फ्री मिलती है, आपकी भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है ये, जिसका सार्वजनिक प्रसारण आपका भारतीय प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। तो आपका प्रसार भारती इसका प्रसारण करती है और इसमें आपको करीब 78 करीब फ्री चैनल मिलते हैं जो कि आपकी अलग अलग भाषा में होते हैं, जिसमें आपको दूरदर्शन के 8 चैनल मिल जाते हैं, फिर कुछ अलग चैनल मिलते हैं जो कि आपके फ्री रहते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन बोलते हैं, IBF। ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ये गलत दी हुई है, ये भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं है, ये आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बोला जाता है। ये आपकी टेलीविज़न के जो प्रसारण हैं, ये आपका टेलीविज़न के प्रसारण की जो चैनल हैं वो प्रदान करता है। करीब 250 चैनल इस कंपनी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का एकीकृत प्रतिनिधि निकाय है ये। 250 चैनल इसके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इसका अंग जो है ब्रॉडकास्टिंग करेंट कंप्लेंट काउंसिल, मीन्स BCC इसका अंग है, और इसमें ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, मीन्स आपका जो बार्क है, तो BCC और बार्क ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत इनका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। बार्क की स्थापना आपकी 2014 में मुंबई में हुई थी और BCCC की स्थापना 2011 में हुई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इसके आपके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको हम TDSAT बोलते हैं, जो आपका टेलीकॉम के जो डिस्प्यूट होते हैं, मीन्स आपके विवाद होते हैं, उनका निवारण करता है, उसका सेटलमेंट वगैरह करता है और इसमें आपको न्याय प्रदान करता है। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए IT से रिलेटेड तो आप यहाँ पर अपनी अपील कर सकते हैं, जिसकी स्थापना 2000 में की गई। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। तो अभी फ़िलहाल IT एक्ट आया है, जो कि अभी
अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में पूरा IT एक्ट कवर करेंगे। लेकिन इसके पहले आपका राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति या फिर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी चल रही है, जो कि आपके सारे टेलीकम्युनिकेशन के ICT के सारे क्षेत्रों को कवर किए हुए थी। राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति 2012 की इसने जगह ली। तो पहले 2012 चल रही थी, फिर 2018 आई। भारतीय ब्रॉडबैंड अभियान 2022 तक सभी नागरिकों को 50 Mbps स्पीड की सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो इसके जरिए कुछ अभियान चलाए गए, कुछ नीतियां बनाई गई। उसमें भारतीय ब्रॉडबैंड अभियान था, जिसने बताया 2022 तक सभी नागरिकों को 50 Mbps स्पीड का इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। फिर भारत नेट, इसमें एक कार्यक्रम था भारत नेट, जिसमें बात की गई 2020 तक भारत के सभी ग्राम पंचायत को 1 GB तथा 2022 तक 10 GB की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, मीन्स इंटरनेट स्पीड प्रदान की जाएगी। फिर इसमें आया था ग्राम नेट। तो सभी ग्रामीण कार्यालय या फिर संस्थाओं में 10 Mbps से 100 Mbps की आपको स्पीड देंगे, कनेक्टिविटी देंगे। फिर आपका इसी में आपके नगर नेट की बात की गई थी। तो शहरी इलाकों में 10 लाख सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने हेतु इसमें बात की गई थी कि नगरों में 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। फिर जन वाईफाई की बात की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट का निर्माण किया जाएगा। तो ये अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी इंदौर में कुछ क्षेत्रों में वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। ग्रामों का काम कब होगा अब ये हम नहीं कह सकते, हमारी इंडिया है, काम आराम से होता रहता है। 2022 तक सभी प्रमुख विकास संस्थाएं तथा शिक्षा संस्थानों में आपके 100 Mbps की ब्रॉडबैंड सेवा का इसका लक्ष्य है। फिर हम देखते हैं भारतीय फाइबर प्राधिकरण द्वारा नेशनल डिजिटल ग्रिड का निर्माण करना भी इसके लक्ष्य में आता है। तो 2018 में ये सारे लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें से कुछ अभी कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अभी कंप्लीट होने में चल रहे हैं। और जैसे ये जो है जन वाईफाई, ये तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब इसका जो नया आया है, अभी हमारा IT एक्ट आया है, इसका हम अलग से पूरा वीडियो देख लेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी हम सिर्फ उन्हीं को समझेंगे। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रेडियो। तो रेडियो तकनीक में रेडियो तरंगों के उपयोग से संकेत देने या संचार का कार्य किया जाता है। मीन्स रेडियो तरंगों के माध्यम से आपका सूचना का आदान प्रदान होता है। रेडियो तरंगें जो रहती हैं आपके 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली होती हैं, जो कि आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो रेडियो तरंगें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जिसकी आवृत्ति आपकी 30 से 300 हर्ट्ज के बीच होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो ट्रांसमीटर, जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, तो ट्रांसमीटर द्वारा इनका निर्माण होता है, मीन्स उत्पन्न होती हैं, जो रेडियो तरंगों का प्रसारित करने एक एंटीना से जुड़ा रहता है। तो ये एक एंटीना से जुड़ा रहता है, जो आपका मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है और यहाँ पर ये एक एंटीना से जुड़ा हुआ है। अब ये आपके रेडियो सिग्नल छोड़ेंगे, तो ये आपके रेडियो सिग्नल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सारे जगह फैल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और आपका एंटीना है, जो इन सिग्नलों को रिसीव कर रहा है। तो एंटीना के माध्यम से इन सिग्नलों को रिसीव किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं रेडियो तरंगों का ग्रहण करने के लिए हम एक अलग एंटीने का उपयोग करते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस रहती है। फिर हम देखते हैं कुछ हिस्ट्री आपकी। 1887 में हेनरीज हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों का पता लगाया। मीन्स रेडियो तरंगों की खोज की थी हेनरीज हर्ट्ज ने 1887 में। फिर 1893 में निकोलस टेस्ला, इन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी। मीन्स निकोला टेस्ला ने, और कई क्षेत्रों में इन्होंने सहयोग प्रदान किए, अपना योगदान दिया था। तो 1893 में टेस्ला ने ही सेंट लुइस में रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। फिर 1901 में आयरलैंड से कनाडा के लिए मार्कोन द्वारा आयरलैंड से कनाडा के लिए पहला ट्रांस
अटलांटिक सिग्नल भेजा गया। तो आपका जो एक देश से दूसरे मीन्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जब आपका सिग्नल भेजा गया, तो अभी तक जो सिग्नल थे आपके एक ही क्षेत्र के अंतर्गत थे, मीन्स आपके देशों में अंतर सीमित थे। तो पहला आपका ये इंटरनेशनल सिग्नल भेजा गया 1901 में। फिर हम बात करते हैं 1906 में कनाडा के वैज्ञानिक ने जो आपके रेगिनाल्ड फैंस डैन ने रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। फिर आपका 1918 में लीदा फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाइब्रिड इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया। तो दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन आपका 1918 में शुरू किया गया था, जो कि आपका न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। फिर आप देखते हैं 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। मीन्स अंग्रेजों ने 1937 में इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई, जो आज़ादी के बाद आपका ऑल इंडिया रेडियो और फिर आकाशवाणी बन गया। ये पॉइंट याद रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, किस नाम से हुई थी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई। फिर 1942 में उषा मेहता और नरीमन प्रिंटर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का संचालन किया था। फिर नवंबर 2000 को यूपीए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने का इजाज़त दे दी। मीन्स आपको यहाँ पर प्राइवेट चैनलों को परमिशन मिल गई अब। फिर हम देखते हैं फरवरी 2011 को यूनेस्को ने प्रतिदिन 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस रूप में मनाने की निर्णय लिया। तो आपका विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता। तो हमने रेडियो देख लिया। अब हम देखेंगे कल के लेक्चर में हम देखेंगे हमारा कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर का परिचय देखेंगे, फिर उसका वर्गीकरण देखेंगे, भारत में सुपर कंप्यूटर, इसकी कंप्यूटर की संरचना देखेंगे, जिसमें आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका कंप्यूटर का जो सीपीयू रहता है सीपीयू देखेंगे, मेमोरी देखेंगे, फिर कुछ शब्दावली देखेंगे। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम रहते जो भी, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम दूरदर्शन, दूरभाष, मोबाइल और कुछ अन्य जानकारियाँ कल के लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।